हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। मैं हूँ सुनीता साबित एंड आज हम देख रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 18 दैट इज ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप। यस एंड स्टूडेंट्स, ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप चैप्टर 18 का फर्स्ट सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दैट वाज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन अबाउट टेलीस्कोप्स एंड पीपल बिफोर टेलीस्कोप। फिर हमने उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट भी देखी एंड अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या है एंड कैसे फंक्शन करता है, isn't it? Yes. तो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं रेडियो टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इन स्पेस एंड ये जो बनाते हैं टेलीस्कोप्स इसरो, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं इन टुडेज सेशन। यस एंड स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, अगर आपने लास्ट सेशन यानी इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ अगर आपने नहीं देखा है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसको ज़रूर देखिएगा, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप उन चीज़ों को देखेंगे, ओके, उस वीडियो को देखेंगे, ये जो वेवलेंथ एंड ऑल जो हम बातें कर रहे हैं क्या है वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। सो इट्स बेटर कि आप पहले वो सेशन देखिएगा एंड देन विजिट टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन। यस, सो स्टूडेंट्स, रेडियो टेलीस्कोप की ज़रूरत क्या है? स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट हम देख सकते हैं, दैट इज विजिबल लाइट रेज। यस, और उसकी जो वेवलेंथ थी वो 400 to 800 नैनोमीटर्स के रेंज में थी। यस, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट में एक्सेप्ट द विजिबल लाइट रेडिएशंस, अदर लाइट रेडिएशंस जो थे जैसे एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज एंड रेडियो वेव्स, सो ऐसे बहुत सारे वेव्स हैं स्टूडेंट्स जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। यस, तो ऐसे हेवनली बॉडीज जो कि ऐसे रेज एमिट कर रही है, ओके, कुछ ऐसे हेवनली बॉडीज हैं इन स्पेस जो कि रेडियो वेव्स एमिट करती है, रेडिएट करती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें उनके बारे में जानना हो तो हम कैसे करेंगे, है ना? तो जब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि रेडियो वेव्स एमिट कर रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप बना। यस, सो रेडियो टेलीस्कोप का क्या है फंक्शनिंग्स, कैसा दिखता है एंड सो ऑन, विल जस्ट हैव अ लुक। सो ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं ना स्टूडेंट्स जिसके बारे में हमने बात कही कि जो रेडियो वेव्स एमिट करती है और उसे देखने के लिए रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया है। तो रेडियो टेलीस्कोप एक्चुअली दिखता कैसा है? हियर इज द पिक्चर ऑफ अ रेडियो टेलीस्कोप। यस स्टूडेंट्स, ये जो रेडियो टेलीस्कोप है आप देख सकते हो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे डिश एंटीनास होते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसा ही एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इन पैराबोलिक फॉर्म, पैराबोलिक शेप के हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसका एक्चुअली शेप तो हमने देख लिया कि ये पैराबोलिक शेप का है। यस, तो ओवरऑल इसकी फंक्शनिंग्स पे आते हैं। ठीक है, हमने इसकी इमेज देख ली, भाई दिखता कैसा है वो जान लिया, और करता क्या है, ये रेडियो टेलीस्कोप है तो भाई रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करेगा। यस, सो इसका कुछ ना कुछ को रिलेशन हम करेंगे ऑप्टिकल टेलीस्कोप के साथ, क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं, तो उसके साथ को रिलेट करके स्टूडेंट्स चीज़ें जब हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, जानते हैं, तो समझने में थोड़ी इजी हो जाती है और हमें रट्टा नहीं मारना होता है कोई चीज़। ओके, जब हम चीज़ें कंपेयर करके पढ़ते हैं तो चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती है। यस, सो एज एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो इंसिडेंट रेज थे, ऑप्टिकल टेलीस्कोप में हमने देखा कि किस तरह इंसिडेंट रेज आते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉन्वर्ज होते हैं at a point focus. Exactly the same thing happens here. ऑप्टिकल टेलीस्कोप की तरह रेडियो टेलीस्कोप में भी जो इंसिडेंट रेज आ रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय दिस डिशेस, दे जस्ट कन्वर्ज एट द पॉइंट कॉल्ड फोकस। ऑप्टिकल टेलीस्कोप में भी यही हो रहा था, रेडियो टेलीस्कोप में भी यही हो रहा है। यस, एज इट इज। सो यहाँ पे जो रेडियो रिसीवर है, ये जो रेडियो वेव्स आ रहे हैं तो उसको रिसीव करने के लिए कोई सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। यस, तो उसे हम कहते हैं रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर क्या कर रहा है? आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, रेडियो रिसीवर जो इंसिडेंट रेज आए हेवनली बॉडी से, पैराबोलिक शेप लाइक स्ट्रक्चर जो कि रेडियो टेलीस्कोप में है, उस पर इंसिडेंट हुआ और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगा। भाई इंसिडेंट रे आया तो रिफ्लेक्ट तो होगा ही। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये कॉन्वर्ज होने जा रहा है एट द पॉइंट कॉल्ड फोकस, उसके पहले ही एक रेडियो रिसीवर होता है। ठीक, जो रेडियो रिसीवर है स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है, कुछ सिग्नल्स जो आए वो रिसीव करेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सिग्नल्स जो है उसे वो रिसीव करेगा और फिर सेंड कर देगा कंप्यूटर डिवाइस को। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सी, हमने देख लिया कि भाई ये रेडियो टेलीस्कोप में एक पैराबोलिक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो आप जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम फंक्शनिंग उसकी। तो फर्स्ट पार्ट में हो क्या रहा है, जो एक्चुअल टेलीस्कोप है मेरा,
फिक्स्ड है रेडियो टेलीस्कोप। This radio telescope is actually what he is doing is incident rays आ रहे हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कहाँ से आ रहे हैं भाई? यस, सेलेस्टियल रेडियो सोर्सेस, जो हेवनली बॉडीज हैं वहां से रेडियो वेव्स आ रहे हैं। और फिर आप देख सकते हो कि ये जो रेडियो वेव्स हैं आए, ओके, इंसिडेंट हुआ और फिर ये रिफ्लेक्ट होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये रिफ्लेक्ट होने जा रहा है एट द पॉइंट कॉल्ड फोकस, है ना। बट फोकस से पहले ही आप देख सकते हो एक सब रिफ्लेक्टर फिक्स्ड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज टू बी अ सब रिफ्लेक्टर। अब यहाँ पे सब रिफ्लेक्टर क्या करेगा? जो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे उनको फिर से डिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स उनकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। आप देख सकते हो फिर से डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, फोकस की तरफ जा रहा था बट ये अगेन इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, डिफ्लेक्ट हो गया और ये आ गया यहाँ पे। अब इसको हम क्या कहते हैं? फीड हॉर्न, ठीक है, फीड हॉर्न। अब यहाँ पे होगा क्या? जो भी सिग्नल्स आए वो वहां पे सब इंफॉर्मेशन वहां पे फीड कर रहा है, ठीक है। जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फीड हॉर्न में फीड हो रहा है। यस, एज यू कैन सी ओवरऑल सेटअप आप देख सकते हो, कुछ मशीन्स इंप्लाइड है उसमें। और फिर यहाँ से आपको एक लाइन दिख रही होगी, कुछ ब्लू कलर की लाइन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ केबल्स कनेक्टेड हैं। अब ये केबल्स क्या करेगा? जो रेडियो टेलीस्कोप में फीड हॉर्न ने सिग्नल्स कैप्चर की थी, ये केबल्स उस सिग्नल्स को पास करने के लिए, ठीक है, कैरी कर कर दूसरी जगह ले जाने के लिए, जैसे कोरियर वाले होते हैं ना कि हमारा पार्सल वो किसी और को पहुंचाने के लिए एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। यस, सो यहाँ पे केबल्स क्या कर रहा है? एक्चुअली जो सिग्नल आया था, ओके, ये क्या कर रहा है? सिग्नल्स को कंट्रोल रूम में पास ऑन कर रहा है। अब कंट्रोल रूम में क्या है स्टूडेंट्स? रिसीवर एंड एम्पलीफायर्स। तो फीड हॉर्न ने जो सिग्नल्स रिसीव की वो रिसीवर को भेजा जाएगा और रिसीवर एंड एम्पलीफायर जो दोनों चीजें लगी हुई हैं, रिसीवर रिसीव करके उसे एम्पलीफायर के पास भेज देगा। एंड स्टूडेंट्स आपको एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, चलिए कोई बात नहीं। एम्पलीफायर एक्चुअली क्या करता है? इट एम्पलीफाइज द सिग्नल्स। अगर सिग्नल्स में कुछ नॉइज है, कुछ डिस्टॉर्शंस हैं तो उसे निकाल देता है और उस सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। और एम्पलीफाई करने के बाद उसे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया गया, उसे फॉरवर्ड कर दिया गया टू द कंप्यूटर। अब यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा? जो भी इमेजेस या फिर जो भी सिग्नल्स हैं वो रिकॉर्ड करके स्टोर कर देगा कि भाई इस टाइम पे हमें ऐसे सिग्नल्स मिले थे, इस टाइम पे हमें ऐसे इंफॉर्मेशंस मिले थे एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, सो रेडियो टेलीस्कोप का ओवरऑल फंक्शनिंग आपको समझ में आया होगा। सो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कर रहा है? सिर्फ बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स को कलेक्ट कर रहा है। ओके, एक रिफ्लेक्टर सरफेस है, बहुत सारे रेस को कलेक्ट करने के लिए एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया गया है। जितना ज्यादा आप रेस कलेक्ट करोगे उतनी ही क्लियर इमेज आपको मिलेगी। यस, तो ये कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप में भी था स्टूडेंट्स, याद है। चलिए, द नेक्स्ट इज रेडियो टेलीस्कोप के फंक्शनिंग के बारे में हमने देख ली, बट रेडियो टेलीस्कोप की कुछ और पेक्यूलैरिटीज भी हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स? एक बहुत ही बड़ा लार्ज रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है GMRT, दैट इज जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ओके, अब यहाँ पे GMRT, मैम ये GMRT का कॉन्सेप्ट क्यों आया? चलिए आपको आइडिया आ जाएगा। रेडियो टेलीस्कोप हम यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग दिस जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, क्योंकि नाम में रेडियो है, रेडियो टेलीस्कोप है तो रेडियो टेलीस्कोप यूज करना ही है। यस, अब ये सिचुएटेड है एट नारायण गांव नियर पुणे, ठीक है, ये पुणे में सिचुएटेड है। नारायण गांव करके नाम है गांव का, वहां पे पुणे में वहां पे प्लेस्ड है GMRT। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने देखा है कि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है इज मोर देन 20 सेंटीमीटर। ओके, अभी 20 सेंटीमीटर के ऊपर की रेंज को कैप्चर करेगी, फाइन, बट क्या स्टूडेंट्स सिर्फ 20 सेंटीमीटर है क्या? नहीं, मोर देन 20 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियो वेव की वेवलेंथ मोर देन 20 सेंटीमीटर है तो कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 80, 100 एंड सो ऑन। यस, तो ऐसे बड़े बड़े रेंज के वेवलेंथ की जो रेंज है, ऐसे बड़े बड़े वेवलेंथ को कैप्चर करने के लिए भाई जायंट रेडियो टेलीस्कोप्स भी तो चाहिए। यस, तो वही काम कर रहा है, ठीक है। सो इट यूजेस रेडियो वेव्स हैविंग वेवलेंथ ऑफ अबाउट अ मीटर। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि रेडियो वेव्स की जो मिनिमम रेंज होती है दैट इज मोर देन 20 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे GMRT जो है मोर देन अ मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर की जो वेवलेंथ है, जो कि प्लैनेट्स और स्टार्स जैसे हेवनली बॉडीज से आ रही है, उसे कैप्चर करने में हेल्प करता है। ओके,
यस, सो एज यू कैन सी जो नारायणगांव में टेलीस्कोप सिचुएटेड है वो इसका एक ग्लिम्स है। अब यहाँ पे जो टेलीस्कोप है स्टूडेंट, ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं हम, GMRT दैट इज जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि किस तरह एक रेडियो टेलीस्कोप का फंक्शनिंग होता है। वो सिग्नल्स लेता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, फिर फीड हॉर्न में डिफ्लेक्ट होने के बाद सिग्नल्स फीड होते हैं, फिर वो केबल्स के थ्रू रिसीवर्स पे जाता है और रिसीवर्स एंड एम्पलीफायर्स से फिर कंप्यूटर्स पे जाता है टू जस्ट गिव अस अ क्लियर आइडिया अबाउट द सिग्नल्स एंड अबाउट दी हेवनली बॉडीज। बट स्टूडेंट्स ये तो रहा सिर्फ एक रेडियो टेलीस्कोप का फंक्शनिंग, बट एक्चुअली ये जो GMRT, that is, I'm repeating the full form again and again, that is Giant Meter Wave Radio Telescope, it's a collection of about 30 dishes. That means इतने बड़े huge जो parabolic like structures dishes थे, ऐसे एक नहीं 30 dishes का collections है students, overall 30. So यहाँ पे 30 dishes तो है और हर एक की जो diameter है students वो 45 मीटर है। हर एक 30 डिशेस हैं, ईच हैविंग अ डायमीटर ऑफ 45 मीटर्स। यस, तो आप समझ सकते हो 45 मीटर का डायमीटर वाला एक डिश, ऐसे 30 हैं। तो 30 डिशेस को प्लेस करने के लिए, रखने के लिए जगह भी कितनी बड़ी चाहिए? यस, जगह तो बहुत बड़ी चाहिए, दैट इज 25 किलोमीटर्स ऑफ एरिया। ओके, जमीन जो है 25 किलोमीटर्स की एरिया पे है। ओके, मतलब 30 रेडियो टेलीस्कोप के जो 45 मीटर इन डायमीटर रेंज का टेलीस्कोप है, ऐसे 30 रखने ना मुझे, तो 30 के लिए ओवरऑल 25 किलोमीटर का स्पेस चाहिए। अब 25 किलोमीटर का जो स्पेस में हमने 30 डिशेस फिक्स किए हैं स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली 30 के 30 मिलकर एक ही काम करते हैं, एक ही काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 30 डिशेस सिचुएटेड हैं ओवरऑल एक 25 किलोमीटर रेंज एरिया में। ओके, जमीन का जो एरिया है, लैंड का जो एरिया है वो 25 किलोमीटर्स है, उसमें 30 डिशेस रख दिए हैं और हर एक डिशेस की जो डायमीटर है ओके वो 45 मीटर्स है। अब आप बोलोगे कि मैम एक रेडियो टेलीस्कोप के लिए हमें रिसीवर एंड कंप्यूटर्स एंड सो ऑन की ज़रूरत थी, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 30 के 30 डिशेस हैं स्टूडेंट्स, वो 30 के 30 डिशेस इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअली अलग अलग रिजल्ट्स नहीं दे रहे, 30 की 30 मिलकर एक ही रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, अगर कहा जाए तो ये जो 30 डिशेस हैं स्टूडेंट्स, ये अगर एक में अगर हम कंसिडर कर ले, है ना, जैसे कि अगर 1 2 3 4 एंड ऐसे 30 डिशेस हैं, तो इन सबको मिलाकर मैं एक ही कंसिडर करूँ। यस, अब हमने एक ही कंसिडर की तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डायमीटर होता है उसे हम कह सकते हैं 25 किलोमीटर्स, इजंट इट। 30 के 30 डिशेस जिसकी हर एक की डायमीटर है 45 मीटर्स, ये 30 के 30 को अगर मैंने एक कर दी, क्योंकि एक ही काम कर रहे हैं, एक ही कर दिया, और ओवरऑल कितने एरिया में स्प्रेडेड है ये 25 किलोमीटर्स, तो ये हर एक ओवरऑल एक टेलीस्कोप का जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 किलोमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सो आई रिपीटेड दिस पॉइंट ट्वाइस। सो स्टूडेंट्स, अगर GMRT की बात करें तो GMRT में हमने देखा कि 30 डिशेस है ना, ओवरऑल एक ही का काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। सो GMRT का जो टेलीस्कोप है उसे हम कह सकते हैं कि एक सिंगल डिश ओवरऑल 25 किलोमीटर का है, ऐसा। ओके, GMRT ओवरऑल एक ही डिश है, हम उसे 30 अलग अलग नहीं, एक ही समझते हैं, ठीक है, एक ही डिश है और जिसकी ओवरऑल डायमीटर है 25 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे GMRT स्टूडेंट्स, आप सोचोगे कि भाई इतना दिमाग किसने लगाया? यस, भाई इंडियंस के पास भी ऐसे दिमाग हैं। सो इंडियन साइंटिस्ट ने एक्चुअली मिलकर एक ऐसा GMRT बनाया जो कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सके। ओके, भाई इंडियंस तो इसी पे बिलीव करते हैं ना, कम खर्चे पे ज़्यादा रिजल्ट्स। यस, सो साइंटिस्ट स्टडी द सोलर सिस्टम, भाई सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं, सोलर विंड्स को पढ़ते हैं। ये रेडियो वेव्स का काम क्या है? ऐसे चीजें जानना हेवनली बॉडीज के बारे में। तो सोलर सिस्टम इज ऑल्सो हेवनली बॉडी। यस, सोलर विंड्स,
Pulsars, yes, I have taken the picture here. Pulsars is nothing but वो गाड़ी चलाने वाली पल्सर नहीं स्टूडेंट्स, ओके, मोटर बाइक्स की जो ब्रांड है, इट्स नॉट लाइक दैट. पल्सर स्टूडेंट्स ऐसे स्टार्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है. ओके, स्टार्स जिसकी मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग है उसे हम कहते हैं पल्सर्स. यस, तो उसकी इमेजेस देती है GMRT. नेक्स्ट इज सुपरनोवा. नाउ व्हाट इज द सुपरनोवा स्टूडेंट? सुपरनोवा पल्सर्स, जैसे कि पल्सर्स मैंने बताया आपको, रियली सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है इसके आसपास. सुपरनोवा इज अ लार्ज एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स. यस, सुपरनोवा अगर मैं आपको और इजियर लैंग्वेज में बताऊं, सुपरनोवा स्टूडेंट्स एक ऐसा स्टार होता है जिसकी एक ऐसी एक्टिविटी है ऑफ स्टार कि एंड में, जैसे हम इंसानों की लाइफ में कैसा होता है स्टूडेंट्स, birth is the starting and death is the end of a life. So similarly supernova is actually the end of a star's life cycle. Okay, supernova क्या है? एंड है स्टार्स की लाइफ साइकिल का. अब यहाँ पे हम इसको और इजियर तरीके से कहे तो कह सकते हैं कि सुपरनोवा एक तरह का डाइंग स्टार है ना. यस, अब यहाँ पे सुपरनोवा विच इज ऑल्सो नोन एज अ डाइंग स्टार, वो क्या करता है, बहुत ही एक्सप्लोड होता है. अगर आपने मूवीज एंड ऑल में देखा होगा तो जब हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन या दादी माँ या माँ जब गुजर मतलब मरने वाली होती हैं तो वो किस तरह से ऐसे एक्सप्रेशंस देकर गुजरती हैं. यस, तो सिमिलरली सुपरनोवा भी एक तरह का डाइंग स्टार है, तो ये एक्सप्लोड करता है. ठीक है, अब इस एक्सप्लोशन से कुछ गैसेस एंड कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं. यस, तो वो होता है इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड, क्योंकि एक डाइंग स्टार है, एक्सप्लोड हो रहा है, जिससे गैसेस एंड डस्ट निकल रहे हैं, जिसे हम नेब्यूला भी कहते हैं. यस, तो इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड्स इन सब चीजों से बनता है. ठीक है, सुपरनोवा पल्सर्स, सुपरनोवा एंड इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड्स का आइडिया दे दिया मैंने स्टूडेंट्स आपको. सो इन सब चीज़ों का जो ओवरऑल इमेज, ओवरऑल आइडिया कि भाई कौन सा स्टार अभी स्पेस में क्या हो रहा है, पल्सर्स कैसे दिख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड कैसे बन रहा है, सुपरनोवा कौन से स्टार्स के साथ हो रहा है, एंड सो ऑन. सो ऐसी चीज़ें जानने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? दैट इज वन एंड ओनली इज GMRT. यस, अब स्टूडेंट्स ये जो GMRT है ओवरऑल वर्ल्ड फेमस हो गया, बिकॉज साइंटिस्ट, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड आना चाहते हैं और ये GMRT जो सेटअप है रेडियो टेलीस्कोप का, इसको यूज़ करके, इस फैसिलिटी को यूज़ करके कुछ और इन्वेंशंस, कुछ और रिसर्चेस करना चाहती है ना. हम की बात. यस, सो इंडियन साइंटिस्ट ने कम खर्चे पे ये ज़्यादा अच्छा रिसर्च किया है ना, सेटअप किया है अच्छा सा, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट इस चीज़ों का फ़ायदा ले सके और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का भी नाम फेमस हो रहा है. यस, नेक्स्ट इज टेलीस्कोप इन स्पेस. यस, टेलीस्कोप इन स्पेस की बात करें स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो टेलीस्कोप हमने देखा, ऑप्टिकल टेलीस्कोप एंड रेडियो टेलीस्कोप, जो कि हमने यहाँ पे सिचुएट मतलब ज़मीन पे रखा, अर्थ पे. नेक्स्ट स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है कि विजिबल लाइट के लिए तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाया, फिर हमने रेडियो वेव्स के रेडियो वेव सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स बना दी, बट टेलीस्कोप इन स्पेस की ज़रूरत क्या है? यस, तो हमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, और तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर्स भी मिलते रहेंगे. ओके, तो चलिए, सबसे पहले मैंने पूछा कि टेलीस्कोप इन स्पेस की ज़रूरत क्या है. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को हम थोड़ी देर हॉल्ट देते हैं एंड जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं उसे समझते हैं. ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, यस, सो द विजिबल लाइट्स स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या करता है, जो विजिबल लाइट्स हैं उसको कैप्चर करता है. यस, सो जो विजिबल लाइट्स जो कि हेवनली बॉडीज से आ रही हैं, हेवनली बॉडीज अर्थ से काफ़ी दूर है, हेवनली बॉडीज जब विजिबल लाइट लेकर आ रही हैं, है ना, हेवनली बॉडीज से जब विजिबल लाइट आ रही है टुवर्ड्स द अर्थ, तो अर्थ के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स. यस, तो जब विजिबल लाइट आ रही है एक हेवनली बॉडी से, तो उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होके आना होता है. यस, तो जब ये विजिबल लाइट हेवनली बॉडी से निकल के अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होते हुए अर्थ के सरफेस पे आएगी, तो यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट्स, जो विजिबल लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से पास होते हुए आ रही है ना. तो जब विजिबल लाइट रेज की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई, अर्थ के सरफेस पे आई,
एटमॉस्फेयर में कुछ डिस्टर्बशंस एंड कुछ डिस्टॉर्शंस एंड कुछ इश्यूज होते हैं, तो इसकी वजह से वो लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, स्पेस से एटमॉस्फेयर पे आ गया, मीडियम चेंज हो गया तो इंटेंसिटी कम हो गई विजिबल लाइट की। और जब तक वो अर्थ के सरफेस पे आएगा तब तक जो इमेज बनेगी अर्थ के सरफेस पे आएगा, फिर हम उस सिग्नल्स को कैप्चर करेंगे और फिर जो इमेज बनेगा एज एन आउटपुट, वो इमेज इतना क्लियर नहीं होगा, ना ही परफेक्ट होगा। ओके, सो ये इश्यू है। फाइन। दूसरा है, सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर हर टाइम सेम नहीं होता। यस, तो कभी कभी हमें चलो इंटेंसिटी लाइट रे की इंटेंसिटी कम नहीं हुई विजिबल लाइट रेज की और हमें इमेज अच्छा मिल गया, बट नॉट नेसेसरी कि हर बार ऐसा हो, है ना। नेक्स्ट, ये जो चेंजेस हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर एंड सो ऑन, ये जो चेंजेस हैं, दिस चेंजेस कैन एक्चुअली कॉज टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर। ओके, एक तरह का टर्बुलेंस इन एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है एंड विच इन टर्न कॉजेज द लाइट रेज टू चेंज देयर पाथ स्लाइटली। अब एक आपने देखा होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, पाथ चेंज हो जाता है। यस, अब इससे क्या होगा, हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो थोड़ा सा हिल जाएगा, है ना, कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन एंड सो ऑन, थोड़ा सा हिल जाएगा क्योंकि टर्बुलेंस मिला हमें, है ना, झटका मिला। यस, अब इन सब चीज़ों की वजह से होगा क्या, हमें टर्बुलेंस मिला, इमेज हट गया अपनी जगह से, मतलब जहाँ पे हमें मिलना चाहिए एग्जैक्टली जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला। सो ये सब चीज़ें तो हुई, बट साथ ही साथ एक और चीज़ भी है। व्हाट इज दैट? दैट इज सनलाइट। अब क्योंकि सनलाइट जो कि दिन में होता है, हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि दिन में तो हम कुछ देख ही नहीं पाते टुवर्ड्स स्काई। यस, अब ड्यूरिंग डे टाइम तो ठीक है, पॉसिबल नहीं है, बट व्हाट अबाउट ड्यूरिंग नाइट टाइम? स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग नाइट टाइम में भी एक इशू है, सिटी लाइट्स। यस, सिटी लाइट्स एंड क्लाउडी वेदर, दिन भर का पोल्यूशन, डस्ट, वेरियस केमिकल गैसेस एमिटेड फ्रॉम कंपनीज एंड सो ऑन, ये क्या करता है, एक तरह का क्लाउडी वेदर बना देता है। ओके, विच ऑल्सो कॉजेज अगेन डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्विंग द हेवनली बॉडीज। तो अभी टेलीस्कोप में हम ये सब चीज़ों को पार करके कैसे देखें, क्योंकि ये क्लाउडी वेदर एंड सो ऑन, इसको पार करना मुश्किल है ना। सो ये सारे डिफिकल्टीज हैं स्टूडेंट्स, जो कि लैंड में अगर हमने टेलीस्कोप फिक्स की तो ऐसे इश्यूज आते हैं। ओके, बट इसका एक सोल्यूशन भी है। हम हमेशा प्रॉब्लम्स को देखते हैं ना, तो सोल्यूशंस पे भी फोकस करते हैं। भाई ये सारी चीज़ें हैं कि भाई लैंड में इशू ये होता है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप है तो दिन में देख नहीं सकते, रात को देखोगे तो सिटी लाइट्स का इशू आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं तो जिस वजह से टर्बुलेंस हो सकता है ना। और विजिबल लाइट्स, विजिबल लाइट्स एक एटमॉस्फेयर से दूसरे स्पेस से एटमॉस्फेयर पे आ रही है तो पाथ चेंज हो सकता है, तो इमेज हमें हिला हुआ इमेज मिल सकता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। यस, तो हम एक चीज कर सकते हैं कि माउंटेन के टॉप पे रख सकते हैं, भाई वहां तो कोई इशू नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। ओके, ऐसा हम मानते हैं कि माउंटेन के टॉप पे रखने से शायद कोई इश्यूज ना हो। यस, सो टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम्स जो हमने अभी डिस्कस की, ऑप्टिकल टेलीस्कोप को माउंटेन के टॉप पे रख दे तो क्या होगा, है ना, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है एंड सो ऑन। यस, तो ऐसे जगह पे हम अगर टेलीस्कोप को फिक्स कर दे तो भी कुछ इश्यूज आ सकती हैं, जैसे कंपनीज की जो मैंने बताया कि केमिकल गैसेस एमिट करती हैं। यस, आजकल तो बिल्डिंग्स भी बहुत टॉल एंड बहुत से स्पेशियस बन रहे हैं। यस, तो स्टिल कुछ ना कुछ इश्यूज आएगा ही आएगा। एटमॉस्फेरिक इशू हो गया, ये सेट, चलिए भाई सब कुछ भी नहीं है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर का इशू हो गया। यस, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं इन अर्थ सरफेस। ओके, जब तक हम अर्थ के सरफेस पे हैं तब तक भी इश्यूज आ ही रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स के छुटकारे के लिए एक सोल्यूशन है, दैट इज टू सिचुएट अ टेलीस्कोप इन स्पेस। भाई वहाँ तो कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होगी। यस, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा, स्पेस में अपने आप अपना काम करता रहेगा टेलीस्कोप चुपचाप। यस, तो इसीलिए टेलीस्कोप को स्पेस में फिक्स किया गया। ओके, डिड यू गॉट द आंसर? यस, टेलीस्कोप को स्पेस में फिक्स करने की या लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है? ओके, सो दिस वाज द आंसर। फाइन स्टूडेंट्स, अब ये प्रॉब्लम हमें सोल्यूशन तो मिल गया इस प्रॉब्लम का। अब यहाँ पे टेलीस्कोप जो स्पेस में है
वो करेगी क्या? यहाँ पे जो इमेज मिलेगी बाय स्पेस टेलीस्कोप्स वुड बी ब्राइट एंड वेरी क्लियर एंड विल रिमेन एट वन प्लेस। भाई ब्राइट एंड क्लियर देगी और ये जो स्पेस है ये एक ही जगह पे रहेगी। यस, सो साइंटिस्ट हैव टर्न दिस आइडिया इनटू रियलिटी। साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हमें ये टेलीस्कोप्स को अलग अलग जगह पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है जस्ट टू गेट रेड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। हम क्या करेंगे, स्पेस पे टेलीस्कोप को लॉन्च कर देंगे, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, अपना काम करेगी। अपना काम करने का मतलब होता है इमेजेस देना। यस, वो वेव्स कैप्चर करेगी और इमेजेस भेजेगी। यस, तो ऐसे काम को साइंटिस्ट ने अंजाम दिया। ठीक है, सबसे पहला दैट इज हबल टेलीस्कोप। यस, हबल टेलीस्कोप, इसका काम क्या है, करता क्या है, चलिए बना कब वो देखते हैं। इन 1990 बना। ओके, यस 1990 में ये बनाया गया। कहाँ पे? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड दिस इनटू अ स्पेस, जो कि एक तरह का ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जिसे हम हबल टेलीस्कोप कहते हैं, स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हबल टेलीस्कोप ऐसा दिखता है। आई हैव टेकन एन इमेज ऑफ दिस। हबल टेलीस्कोप में मिरर है जिसकी डायमीटर है 94 इंचेस की। ओके, टेलीस्कोप में मिरर है क्योंकि ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। यस, तो मिरर से बनाई गई है जिसकी रेंज है 94 इंचेस की डायमीटर एंड इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 589 किलोमीटर। जो अर्थ के ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर घूम रही है। हाइट क्या है उसकी? 589 किलोमीटर। मतलब अर्थ से, ओके, ये जो अर्थ की सरफेस है इससे जो टेलीस्कोप, ओके, जो टेलीस्कोप सिचुएटेड है उसकी हाइट है 589 किलोमीटर्स। ओके, टेलीस्कोप की हाइट नहीं, अर्थ के सरफेस से लेकर टेलीस्कोप जहां पे है वहां तक की हाइट। नाउ दिस टेलीस्कोप इज स्टिल वर्किंग। Students, 1990 and today is 2021. That means 2010, 20, 30 years हो गया। ओके, 30 to 31 years हो गए स्टूडेंट्स। ये अभी भी काम कर रही है। यस भाई, मतलब पैसा वसूल कर रही है ना। यस, सो दिस टेलीस्कोप इज स्टिल वर्किंग एंड इसने बहुत से इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में भी हेल्प की है। कोई ऐसी चीज जो आज तक पकड़ में नहीं आई, ना ही दिखी, स्पेस में जाते ही इसने उसके इमेजेस कैप्चर करके भेजे तो पता चला कि भाई ऐसी हेवनली बॉडीज भी होती हैं। ओके, तो बहुत सारे डिस्कवरीज में इसने हेल्प की। किसने? हबल टेलीस्कोप ने। यस, नेक्स्ट एक और टेलीस्कोप बनाया गया जिसका नाम है चंद्रा। ओके, चंद्रा जो कि 1999 में बना है, 1999। ओके, एग्जैक्टली आफ्टर 9 years ऑफ हबल टेलीस्कोप 1999 में बना और ये भी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने ही लॉन्च की। अब ये करता क्या है? ये जो है एक्सरे टेलीस्कोप है। हबल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप विच वॉज एक्चुअली कैप्चरिंग विजिबल रेडिएशंस, और यहाँ पे ये जो चंद्रा है इट इज कैप्चरिंग एक्सरेस। ओके, अब यहाँ पे एक्सरेस कैप्चर कर रही है इसलिए इसको हम एक्सरे टेलीस्कोप भी कहते हैं। ओके, एक्सरे टेलीस्कोप विच इज नेम्ड एज चंद्रा इज इन स्पेस येट टू स्टडी एक्सरेज कमिंग फ्रॉम वेरियस हेवनली ऑब्जेक्ट्स, है ना। कुछ ऐसे हेवनली ऑब्जेक्ट्स भी हैं स्पेस में जो कि एक्सरेज एमिट करते हैं, तो उनको ये टेलीस्कोप दैट इज चंद्रा कैप्चर करती है और सिग्नल्स भेजती है। ओके, सो यहाँ पे कुछ स्पेशल मिरर्स विच कैन रिफ्लेक्ट एक्सरेज यूज किया गया। ओके, एंड चंद्रा हैज गिवन अस वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। काफ़ी ऐसे इंफॉर्मेशन, अच्छे इंफॉर्मेशन और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स एंड गैलेक्सीज दिया है। किसने? चंद्रा ने। यस, अब स्टूडेंट्स अब सोचोगे कि रेडियो वेव्स दे रहा था तो रेडियो टेलीस्कोप हमने नाम दिया, है ना, और नॉर्मल विजिबल लाइट था तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप हमने नाम दिया। तो ये एक्सरेज को चंद्रा नाम क्यों दिया गया? एक्सरे टेलीस्कोप को हम एक्सरे टेलीस्कोप ना कहते हुए चंद्रा नाम क्यों कहते हैं? यस, बिकॉज ये टेलीस्कोप को एक फेमस साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया गया, दैट इज इंडियन साइंटिस्ट नेम्ड एज सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। इनके नाम के ऑनर में टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। ओके, सो हिज नेम इज इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलुरु में है स्टूडेंट्स। होप सो इसके बारे में तो काफी स्टूडेंट्स जानते ही हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहा जाता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग एंड उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। ओके, और ये कब एस्टैब्लिश हुआ? इन द ईयर 1969। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आज तक इसरो ने बहुत से सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं जो कि अभी तक काम भी कर रहे हैं। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स हमने सिर्फ सैटेलाइट्स बनाए और भेज दिए और वहां पे सिर्फ कचरा जमा हो रहा है। इट्स नॉट सो, वो एक्चुअली फंक्शनिंग है और उनके रेगुलेशंस वगैरह पे भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इज इसरो प्रोग्राम इज फोरमोस्ट अमंग द सक्सेसफुल प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। यस, इंडिपेंडेंट इंडिया ने ये जो इसरो के प्रोग्राम्स, मतलब जैसे कि सैटेलाइट लॉन्चिंग एंड सो ऑन को अंजाम दिया, इससे काफी फेमस भी हुआ हमारा कंट्री। यस, कि हमारी कंट्री में, क्योंकि सिंस वी ऑल नो दैट इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे जो भी स्पेस रिलेटेड प्रोग्रेस हो रहा है, ओके, उसके बेसिस पे नेशनली एंड सोशली हम काफी डेवलप कर रहे हैं। ओके, नॉट ओनली दिस, इसरो ने बहुत से सैटेलाइट्स लॉन्च किए, बहुत से सीरीज ऑफ इनसैट एंड जीसैट लॉन्च किए स्टूडेंट्स। अब ये इनसैट एंड जीसैट सीरीज हैं, मतलब काफी ऐसे हैं, सारे इमेजेस लेना इट्स नॉट पॉसिबल, सो आई हैव टेकन ओनली वन आउट ऑफ देम। सो इनसैट एंड जीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट जो है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? इट सपोर्ट्स आवर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। आज जो हम टीवी में लाइव टेलीकास्ट होता हुआ देख पाते हैं, है ना, कहीं पे बंगाल में एडन गार्डन में मैच चल रहा है और हम घर बैठे देख रहे हैं मुंबई में। यस, सो हाउ कम दिस इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट्स। यस, तो सैटेलाइट्स हमें टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ये मीटरोलॉजिकल सर्विसेज, जैसे कि आज टेम्परेचर कितना है, कल कितना होगा एंड परसों कितना हो सकता है। आपने देखा होगा गूगल में सर्च करोगे वेदर टेम्परेचर्स, या फिर काफी ऐसे एप्स भी आते हैं वेदर रिलेटेड, तो अगर आप सर्च करोगे तो वो आपको ओवरऑल वीक का एस्टिमेशन दे देता है कि मंडे इतना, ट्यूसडे इतना, थर्सडे इतना, वेडनेसडे एंड सो ऑन, ऐसे पूरे हफ्ते भर का आपको एक चार्ट प्रेजेंट कर देता है कि पास्ट कुछ दिनों के बेसिस पे वो एक नया चार्ट बनाकर आपको प्रेजेंट करती है। तो आप अपने कुछ प्लान्स होंगे तो उस हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो, isn't it? So काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, वेदर कंडीशंस हो गया, इवन जीपीआरएस एंड सो ऑन, लोकेशन ट्रैकिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये भी तो सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल हुआ स्टूडेंट्स। तो हमारे डे टू डे लाइफ में, आज की डेट में हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया एंड सो ऑन, वॉट एवर इट इज, ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। यस, कहीं भी जाइए, ओके, अगर हमारे वीडियोस देखने हैं तो आप कहीं पे भी रहिए, आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। यस, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल, है ना, विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट्स। नेक्स्ट इज एड्यूसैट सैटेलाइट्स जो सीरीज, एड्यूसैट सैटेलाइट की जो सीरीज है स्टूडेंट्स, ये एक्सक्लूसिवली क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, इसीलिए इसका नाम दिया गया एड्यू इज फॉर एजुकेशन एंड सैट इज फॉर सैटेलाइट, एड्यू सैटेलाइट। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो सारे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज IRS सैटेलाइट्स। IRS सैटेलाइट सीरीज इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, भाई मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जंगल है, कहाँ पे कितना है, क्या हो रहा है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज, नॉट ओनली फॉरेस्ट एंड ऑल। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ही नहीं, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी इसका फोकस रहता है। IRS सैटेलाइट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं करती, जबकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी ध्यान देती है। ओके, तो इसरो ने जो जितने भी सैटेलाइट्स बनाए स्टूडेंट्स, जितने भी अच्छे चीज़ें हम आज की डेट पे कर पा रहे हैं, जैसे टीवी देख पा रहे हैं, है ना, सैटेलाइट्स की मदद से हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, वेदर कंडीशंस जान पा रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे क्या है, कैसा है, कहाँ पे कौन सा डिजास्टर आया एंड सो ऑन, वो सब कुछ हम देख पा रहे हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का लॉन्चिंग, एंड वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया, बट दैट इज बिकॉज ऑफ इसरो, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है। यस, सो दैट मीन्स इसरो इज एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रेसिंग इंडिया, है ना, और साथ ही साथ हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। यस, अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे ये टीवी एंड ऑल बहुत कॉमन नहीं था। यस, बट नाउ वी आर एज ऑफ लाइक कि हमारे लिए ये चीज़ें बहुत कॉमन है
है ना। तो आप देख पा रहे हो कि सैटेलाइट्स की मदद से चीज़ें कितनी ईजी होती जा रही है, टेक्नोलॉजी कितनी अडेप्टेबिलिटी होती जा रही है। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और सैटेलाइट के बारे में जानेंगे हम, दैट इज एस्ट्रोसैट। ओके, एस्ट्रोसैट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि ऑब्वियसली इसरो ने ही लॉन्च की इन द ईयर 2015। ओके, 2015 में एस्ट्रो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया इन स्पेस। अब ये एस्ट्रो सैटेलाइट में स्पेशलिटीज क्या है, अब 2015 में की है तो कहीं ना कहीं कुछ 1969 पे जब वो एस्टैब्लिश हुई थी, 2015 तक तो काफी प्रोग्रेस हो चुका है। यस, अब 2015 में जो इसरो ने एस्ट्रो सैटेलाइट लॉन्च की, इसकी स्पेशलिटी क्या है स्टूडेंट्स की, ये दो सैटेलाइट्स को एक साथ कैरी कर रहे हैं, जैसे कि यूवी एंड एक्सरे टेलीस्कोप्स। सॉरी, ये जो एस्ट्रो सैटेलाइट है ये अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप एंड एक्सरे टेलीस्कोप दोनों को कैरी कर रहा है, एज वेल एज देयर डिटेक्टर्स। ओके, यूवी रेस हमें पता है कि हेवनली बॉडीज किसी भी तरह के रेडिएशन एमिट कर सकती है, एक्सरेज हो सकता है, गामा रेज, यूवी रेज एंड एनीथिंग। तो यहाँ पे एस्ट्रोसैट में ना कि सिर्फ डिटेक्टर्स लगाए गए ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड एक्सरेज टेलीस्कोप, ना कि सिर्फ डिटेक्टर्स लगाए गए, अल्ट्रा वायलेट एंड एक्सरे टेलीस्कोप्स भी लगाया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं किस तरह ये कॉम्बिनेशन है दो टेलीस्कोप का स्टूडेंट्स। यस, एस्ट्रोसैट सैटेलाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेलीस्कोप्स, यूवी एंड एक्सरेज। एंड स्टूडेंट्स एक और मजे की बात, इस सैटेलाइट में जो भी पार्ट्स हैं, है ना, सैटेलाइट्स को बनाने के लिए कुछ पार्ट्स लगते हैं ना, जैसे विंग्स हो गए, डिश हो गया, ये सारे पार्ट्स जो है सारे के सारे इंडिया में बनाए गए, है ना। तो वी कैन प्राउडली से इट एज मेड इन इंडिया। सो एंड इट इज अ यूनिक सिस्टम। ये सिर्फ ना कि सिर्फ इसके पार्ट्स मेड इन इंडिया हैं, बट इसकी जो यूनिक सिस्टम है, हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीस्कोप्स ऑन अ सिंगल सैटेलाइट, इसके वजह से भी ये काफ़ी फेमस है कि बहुत से अलग अलग टेलीस्कोप्स को ये कैरी कर पा रहा है। यस, सो इंडियन साइंटिस्ट्स आर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बहुत से ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ रही है, जान रही है, बाय यूजिंग द डेटा ऑब्टेन विद दिस टेलीस्कोप्स। अब देखा हमने कि किस तरह ये एस्ट्रोसैट सैटेलाइट जो है ये अलग अलग टेलीस्कोप्स को कैरी कर सकता है। स्पेशली यहाँ पे एस्ट्रोसैट ने यूवी टेलीस्कोप एंड एक्सरे टेलीस्कोप का कॉम्बिनेशन कैरी किया हुआ है अलॉन्ग विद इट्स डिटेक्टर। यस, अब स्टूडेंट्स इसके सारे पार्ट्स जो मेड इन इंडिया हैं उससे भी हमें बहुत प्राउड फील होता है कि भाई इंडिया में बना और पार्ट्स भी इंडिया के ही हैं। ना कि सिर्फ उतना, ये पूरे यूनिवर्स की स्टडी में हमें हेल्प कर रहा है, जो भी डेटास देती है उस डेटा की मदद से हमें पता चलता है कि पूरे यूनिवर्स में कुछ और भी है, कुछ नई चीजें हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी एंड सो। तो हमने इस चैप्टर 18 के सेकेंड सेशन में हमने देखा कि किस तरह रेडियो वेव्स कैप्चर किए रेडियो टेलीस्कोप ने एंड उसकी फंक्शनिंग्स देखी हमने, किस तरह टेलीस्कोप्स जो स्पेस में है उसने ओवरकम की ओवरऑल सारे डिफिकल्टीज को जो कि लैंड पे होने की वजह से आ रही थी। नेक्स्ट हमने देखा इसरो, भाई इसरो ने क्या क्या सैटेलाइट्स लॉन्च किए और फिर उसकी फंक्शनिंग्स, उसकी क्या स्पेशलिटीज़ है, हमने वो भी देखी। फिर हमने एस्ट्रोसैट देखा। यस, एस्ट्रोसैट एक यूनिक सैटेलाइट है जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ टेलीस्कोप कैरी करती है। फाइन, 2015 में इसरो ने इसे लॉन्च किया और तब ये यूवी टेलीस्कोप एंड एक्सरे टेलीस्कोप का कॉम्बिनेशन कैरी कर रही थी एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। तो होप सो आपको आज का ये सेशन ओके चैप्टर 18 का सेशन 2 समझ में आया हो स्टूडेंट्स, एंड दिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Hope so आपको ये वीडियो समझ में आया स्टूडेंट्स। सो विद दिस आई विल टेक अ लीव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।